उसकी अपनी राय है जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गांधी पीस फाउंडेशन के अंदर आप इस शख्सियत को देख रहे हैं। आपको आए दिन रोड पे मिलेंगे और रोड के अलावा स्कूल के अंदर अध्यापक हैं और बच्चों को बहुत बड़े पैमाने पर समय देते हैं और जो समय बचता है वो आए दिन टीचर्सों के लिए, आम सोशल वर्कर में समय देती हैं। आप हैं ललिता अध्यापक। ललिता अध्यापक जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। शुक्र। ललिता जी, आप एक बड़े पैमाने की लड़ाई लड़ रही हैं ओपीएस को लेकर। ओपीएस के नाम पर सरकार ने मना कर दिया कि हम ओपीएस नहीं दे सकते और अगर ओपीएस देंगे तो सरकार दिवालिया घोषित हो जाएगी। अच्छा। और उसके बाद में एनपीएस लेके आए। हाँ। एनपीएस को कुछ लोगों ने पसंद किया। अब एनपीएस पे भी उंगलियां उठने लगी हैं। अब उसके बाद में सरकार दे रही है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस। तो क्या मानना है कि सरकार आपको ओपीएस देने में क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, ये देश की पहली सरकार ऐसी आई है जो ना तो हलदर को पसंद करती है ना सरकारी कर्मचारी को पसंद करती है। और मैं तो ये कहती हूँ, मजदूर हैं, मजबूर हैं। इतना मजबूर इस सरकार ने हमें किया है। 2004 से पहले जब हमारा देश एक विकासशील देश था, बहुत बड़ी कंपनियां नहीं थी, पूंजीपतियां बहुत कम थे, तो सभी सरकारी कर्मचारियों को मान सम्मान था और उनके बुढ़ापे का सहारा पेंशन मिलती थी। और एक बड़ा मोटिवेशन भी था, प्रेरणा भी थी युवा वर्ग के लिए कि एजुकेशन में जाके पढ़ना है, बड़े एग्जाम क्लियर करने, देश की सेवा करेंगे, आईएएस बनेंगे, पुलिस में जाएंगे, कमिश्नर बनेंगे, टीचर बनेंगे, ताकि पूरी जिंदगी उस सरकार की सेवा कर सके और बुढ़ापे में उन्हें एक छत्र छाया मिल सके पेंशन के रूप में। छत्र छाया 2004 के बाद छीन ली गई। ये सरकार ने ही ऐसा किया है। हालांकि सरकारी कर्मचारी पूरा जोर लगा के बात कर रहा है कि ना उन्हें यूपीएस पसंद है ना उन्हें एनपीएस पसंद है। और मैं ये भी कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि सरकारी दफ्तरों में बैठे हुए लोगों की हालत बहुत ज्यादा मजबूत है। वो तो बेचारे गाड़ी के, कपड़े के, रोटी के ख्वाब देखते रहते हैं। और मैं कहती हूँ सभी सरकारी कर्मचारियों के, मुझे भी शामिल करो गुनाहगारों की महफिल में। अरे मुझे भी शामिल करो गुनाहगारों की महफिल में। मैं भी कातिल हूँ, मैंने अपनी ख्वाहिशों को मारा है। मैं भी कातिल हूँ, मैंने अपनी ख्वाहिशों को मारा है। तो सरकारों को समझना होगा कि ख्वाहिशों को मारते मारते अब सरकारी कर्मचारी बोलने लगा है, आवाज उठाने लगा है। और यही कारण है कि संसद में आवाज गूंजी है, संसद में हिलन हुई है, संसद में निर्णय लिया गया कि फिर से एक नया झुनझुना दे दे। सरकारी कर्मचारी कलम की ताकत रखता है, समझ वाला, बुद्धि वाला, पढ़ा लिखा वर्ग है। वो जानता है कि नाम बदलने से ओपीएस नहीं होती। और मैं तो कहती हूँ अपने मान्यवर से, आज हमारे आप रक्षक हैं, संरक्षक हैं, देश की जिम्मेदारी आपके हाथ में है। आदरणीय मोदी जी से विनती करती हूँ करबद्ध कि यदि ओपीएस इतनी खराब है तो मान्यवर अपने सभी सांसदों को बोलिए ना कि ओपीएस छोड़े और ओपीएस हमें दे सरकारी कर्मचारियों को। आपके नेताओं ने ओपीएस और एनपीएस कुछ नहीं मांगी है, बिना मांगे उनकी मुराद पूरी हो रही है। और यहाँ सरकारी कर्मचारी अपने गाढ़े खून पसीने से देश को चला रहा है, फाइलों के बोझ में दबा जा रहा है और इससे उम्मीद पर कि नई सरकारें आएंगी और हमें जरूर पुरानी पेंशन देंगी, बुढ़ापा संभलेगा। जी, सरकार ये कह रही है कि आप जैसे पढ़े लिखे लोग, बुद्धिजीवी लोग और कर्मचारियों को बेवकूफ बना रहे हैं। अच्छा। जितना फायदा ओपीएस में और जो भारत का जो सबसे बड़ा जो तंत्र है, अगर मैं सीधा नाम खोल दूं, रेलवे के अंदर इंजीनियर और आईआरएस वगैरह सब हैं, सब कह रहे हैं ओपीएस बहुत बढ़िया है और बुढ़ापे में इनका जीवन अच्छा कटेगा और नाती पोतों के साथ कटेगा। देखिए, कुछ चाटुकार हो सकते हैं जो ऐसा कह रहे होंगे, मैं नहीं समझती हूँ। कुछ रिटायर व्यक्ति हो सकते हैं जो इस बात की तुलना करके कह रहे होंगे, उनको भी मैं नहीं समझती। लेकिन पूरा रेलवे से अमर जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, स्वास्थ्य के लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, शिक्षा विभाग से सारे सरकारी कर्मचारी जुड़े हुए हैं, रक्षक, शिक्षक, शिक्षक सभी का साथ मुझे मिल रहा है। और सभी ने कहा है कि ललिता जी आगे बढ़ो, हमें पुरानी पेंशन चाहिए। आज लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वर्तमान में जो सरकार है यदि वो पेंशन देती है तो ठीक, वरना हम तो सीधा सीधा कहते हैं कि पेंशन दो और वोट लो। और मैं साधुवाद करती हूँ सरकारों का जिन्होंने भी हरियाणा में अपने मैनिफेस्टो में कहा कि हरियाणा में यदि वो आएंगे तो पुरानी पेंशन देंगे, राजस्थान, पंजाब में, हिमाचल में, छत्तीसगढ़ में। और बड़ी बात है, देखिए केरल के जो निवासी आज तक उनकी पेंशन को कुछ चोट नहीं पहुंचा पाया, हाथ लगा, उनको तो मिल रही है। ये कैसा देश है भाई? एक विधान, एक संविधान, सब समान, नारे में तो गूंजता है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों में भी फूट डाली हुई है। ललिता जी, आपने
दिल्ली का रामलीला मैदान को खचाखच भर दिया। जितने रामलीला मैदान के अंदर थे उससे ज्यादा कहीं गुना रोडों पर पूरी दिल्ली आपने जाम कर दी। उसके बाद में जंतर मंतर आपने जाम कर दिया और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में आपने इसकी बहुत बड़े पैमाने पे। लेकिन क्या कारण है कि सरकार आपकी बातों को नहीं सुन रही? क्या कर्मचारियों से सरकार नहीं डरती है? देखिए, सरकार बात को सुन रही है, योजना बनाने की कमी है, देश में पैसे की कमी नहीं है, लेकिन पूंजी का वितरण ठीक नहीं किया हो गया। पूंजी का एक संगठन अलग कर दिया गया है, गरीब तबका और नीचे जाता जा रहा है। तो मान्यवर को समझना होगा कि राजनीति का उद्देश्य मात्र इतना ही है कि देश के अर्थ का सदुपयोग उपयोग हो सके। सरकारी कर्मचारी इतना कमजोर हो जाएगा क्या? नाम हमारे साथ सरकार का लगा हुआ है, यूज एंड थ्रो नहीं होने देंगे। आज मध्य प्रदेश में ये आंदोलन बहुत तेजी से जा रहा है। सत्येंद्र तिवारी जी हैं जिन्होंने अभी बड़ा चक्का जाम करके रख दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष है नाम पेश के बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं और मैं दिल्ली की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, महिला की, और दिल्ली के अंदर प्रभारी भी हूँ। पूरा सरकारी कर्मचारी साथ जुड़ा है। सर, कोई ऐसा नहीं है। ललिता जी, सरकार आपको ओपीएस नहीं देगी तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? आंदोलन करेंगे, रैली करेंगे, चक्का जाम करेंगे। आप देखें, जो हलदर अपनी बात को मनवाना जानता है, ये तो मेरा संवैधानिक अधिकार है ना बोलने का, ये मेरा स्वतंत्र अधिकार है कि मैं अपनी बात को पहुंचाने के लिए आंदोलन करूं। आज यदि अस्पतालों के बाहर डॉक्टर बैठ जाएं, यदि विद्यालय के बाहर रक्षक, चिकित्सक, रक्षक और शिक्षक बैठ जाएं, तो देश नहीं चल सकता। आइए सबसे पेन ड्रॉप अपना स्ट्राइक कर दें तो देश नहीं चलता। अभी हाल ही में देखा होगा, नेहा जी ने भी कहा ना, जो आईएएस की तैयारी कर रही है, कि ये कौन सा संविधान है, कौन सा विधान है जहां ये अपनी मनमानी कर रहे हैं। इन नेताओं को सोचना होगा कि 8 पेंशन ले रहे हैं आपको सोचना होना चाहिए कि इतना सारी सुविधाएं लेने के बाद, 5-5 लाख रुपए तनख्वाह लेने के बाद आप टैक्स नहीं देते। टैक्स हम देते हैं, देश को हम चलाते हैं। 12 महीने काम करते हैं और 10 महीने की तनख्वाह लेते हैं जनाब, और 2 महीने की तनख्वाह सरकार को देते हैं ताकि सरकार विकसित हो सके, सरकार मजबूत हो सके। वो तो एक सामाजिक सोशल वर्कर है ना, आप लगता है ना उनके पास सुबह से शाम तक हजारों आदमी आते हैं, उनको चाय पिलाने का खर्चा, कभी कभार गरीब आदमियों को खाना खिलाना भी पड़ता है। आप बार-बार नेताओं पे उंगली उठा रही है कि उन्हें तनख्वाह मिल रही है और आप वो इतना भत्ता ले रहे हैं, वो ले रहे हैं, तो वो तो समाज। देखिए, मैं उंगली भी उठा रही हूँ, आवाज भी उठा रही हूँ, विनती भी कर रही हूँ, क्योंकि आपके हाथ में हमारी पेंशन है। आज मान्यवर के सारे सांसद कितनी पेंशन लेते, कोई हिसाब है? आज जो उन्हें टैक्स फ्री तनख्वाह देती उसका कोई, अरे हम जैसे तो लोग हैं, आप लोग भी, आप हम पर दया नहीं आती आपको? सरकारी कर्मचारी को आज देखिए, देश की स्थिति 70 साल पहले से भी जब देखा जाए तो वही रोटी कपड़ा मकान की वही एक समस्या है। उस समस्या को पार नहीं कर पा रहे। एक छोटा सा नेता आता और ये बंगले, कोठी, गाड़ी और जब काफिला बन जाता है, वो हमारे पैसों से तो चल रहा है देश। देश में भी हमारा पैसा, हमारे पसीने की कमाई से ये सब चलता रहेगा तो सरकारी कर्मचारी को मंजूर नहीं है। क्या ललिता जी, आपको नहीं लगता है कि गरीब घरों के अंदर भी चूल्हे जलने चाहिए? सरकार बार बार यही कह रही है कि हम ये जो ओपीएस देंगे, आर्थिक बोझ ज्यादा आ जाएगा, और आर्थिक बोझ आएगा तो आम जनता को खाना कैसे खिलाया जाए? ना देश में रोजगार की व्यवस्था कर पा रहे हो, ना देश में अच्छी शिक्षा की व्यवस्था कर पा रहे हो, तो सोचना ही होगा सरकारों को। सरकार हम उसकी चुनेंगे जो देश में हमें सुरक्षा देगा, हमें रक्षा देगा, हमें खुशहाली देगा, हर घर में रोटी होगी और देश का अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को भी रोटी कपड़ा मकान के साथ स्वरोजगार सम्मान होगा। धन्यवाद मैडम जी आपका।